नमस्कार साथियों, मैं नवनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं ओम चाणक्य क्लासेस धामपुर में। आज हम आपको कराने वाले हैं जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा ही उपयोगी होंगे। आने वाली परीक्षा आरओ और एआरओ के लिए और पीसीएस के लिए ये सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न होंगे। ये हम आपको प्रतिदिन कराया करेंगे। ये ज्यादा प्रश्न नहीं होंगे, लगभग 25 प्रश्न के लगभग मैं आपको डेली ज्योग्राफी के प्रश्न कराऊंगा। ओम चाणक्य क्लासेस की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। इससे पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी में आईएएस, पीसीएस और आरओ के लिए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। जिस किसी को भी तैयारी करनी है वो संपर्क कर सकता है ओम चाणक्य अकादमी धामपुर में। तो मैंने पहले ही कहा है कि हम आपको ज्योग्राफी के सभी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के साथ डेली यहां पर मिला करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपकी होंगी यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस और यूपी एसआई और एसएससी जीडी। और जिन सभी एग्जाम में ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न यहां पर आपके शामिल किए गए हैं। जो सभी के प्रश्न आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसको आंसर पता है वो आंसर बता सकता है। पहला ऑप्शन है आपका महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से और ज्वालामुखी विस्फोट से। तो सबसे पहले महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। ये महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, जिसे बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय कुछ भी उपस्थित नहीं था। वह उपस्थित था जो अंधकार में रह सकता है और अंधकार में जीवित रह सकता है। ठीक है, लेकिन उसके कुछ समय बाद एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे उस प्रकाश पुंज के अंदर ऊर्जा स्वतः ही बनने लगती है और अचानक से एक महाविस्फोट होता है। एक महाविस्फोट होता है जिसे आप बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसी सिद्धांत को महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसका आंसर आपका है कि महाविस्फोट सिद्धांत मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसे बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी मैंने इसका आंसर बताया कि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड में महाविस्फोट से जुड़ा हुआ है, जिस महाविस्फोट से सूर्य, पृथ्वी, सभी आकाशीय पिंड और सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये भी आपका इसका आंसर होगा ब्रह्मांड से संबंधित है, क्योंकि बिग बैंग सिद्धांत का संबंध सीधा ब्रह्मांड से है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न आपके यूपी पीसीएस आरओ में पूछे गए प्रश्न हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। ये आकाशगंगा क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बिग बैंग सिद्धांत बताया। पूरे ब्रह्मांड में अगर माना जाए तो लगभग 100 अरब मंदाकिनियां हैं। 100 अरब मंदाकिनियां हैं, जिसमें से एक मंदाकिनी के अंदर हम रहते हैं। हम अपनी मंदाकिनी को प्यार से आकाशगंगा कहते हैं। यानी सीधा कहा जाए तो मंदाकिनी को आकाशगंगा के नाम से माना वो आकाशगंगा माना जाता है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा दूर से देखने पर एक पूरी अर्थात पूरी के समान दिखाई देती है, बीच में से फूली हुई और किनारे पे से चपटी। लेकिन उसका आकार अगर देखा जाए तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में माना जाता है। तो हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य को एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। आपको पता होगा कि सूर्य जो है वो हमारी मंदाकिनी के चारों ओर परिक्रमा करता है। अर्थात सूर्य स्थिर नहीं है। सूर्य भी हमारी मंदाकिनी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है।
हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य ब्लैक होल के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो सूर्य एक परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। सूर्य हमारी मंदाकिनी के चारों ओर 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है एक परिक्रमा करने में, ठीक है। और एक बात और आप याद रखेंगे कि सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी मंदाकिनी के चारों ओर घूम रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। 96 लाख किलोमीटर है, 96 लाख किलोमीटर है। तो हमारा प्रश्न था सूर्य को एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो सूर्य हमारी मंदाकिनी के चारों ओर घूमने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, ठीक है। सूर्य हमारे मंदाकिनी के चारों ओर लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के लगभग है। इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तारों का रंग किसका सूचक है। तारों का रंग किसका सूचक है। तो आपको पता होगा, ठीक है, तारों का रंग उसके ताप का सूचक होता है, उसके ताप का सूचक होता है। इसे आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी। ये ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल के बारे में मैं बता देता हूं आपको। ब्लैक होल एक ऐसा होल होता है जिसमें प्रकाश जाता तो है लेकिन लौट कर वापिस नहीं आता, ठीक है। उसे कहा जाता है ब्लैक होल। और जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है, जहां महाविस्फोट हुआ है, उस केंद्र को हम ब्लैक होल मानते हैं। और उसी के चारों ओर सूर्य क्या कर रहा है, लगातार घूम रहा है। तो ब्लैक होल की यह जानकारी सबसे पहले एच चंद्रशेखर ने दी। एच चंद्रशेखर ने दी। इन्होंने ही बताया था कि सूर्य जो है वो ब्लैक होल के चारों ओर लगातार क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। और 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से किसके ब्लैक होल के चारों ओर सूर्य क्या कर रहा है, घूम रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, आरओ में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो हम कहेंगे प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। अगर हम इसे किलोमीटर में देखें तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर के लगभग होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के लगभग होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, ठीक है। ये वाली बात भी रखेंगे, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कृष्ण छिद्र किसने प्रतिपादित किया। तो आप अगर कहेंगे कि बिग बैंग थ्योरी को ही कृष्ण छिद्र के नाम से जाना जाता है, बिग बैंग थ्योरी को ही कृष्ण छिद्र के नाम से जाना जाता है। और इसको दिया है किसने, एच चंद्रशेखर ने। एच चंद्रशेखर के बिग बैंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने को हम क्या कहते हैं। तो तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की विधि को हम स्टीमर मील के नाम से जानते हैं। स्टीमर मील के नाम से जानते हैं। दो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने को हम क्या कहेंगे, स्टीमर मील कहेंगे, किलोमीटर नहीं कहेंगे, गैलीमीटर नहीं कहेंगे। और प्रकाश वर्ष मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं और दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है।
आपको पता होगा पहले जो ग्रहों की संख्या हुआ करती थी वो 9 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। कौन कौन से ग्रह हैं? ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं याद करने के लिए कि आप ऐसे याद करेंगे इसको, EVM माइकल जैक्सन और SUN, ये केवल याद करने की विधि है। M से आप कहेंगे कि मरकरी होता है, मरकरी होता है, मरकरी ग्रह को हिंदी में कहते हैं बुध। उसके बाद होता है आपका वीनस, वीनस को हम कहते हैं शुक्र। उसके बाद होता है आपका अर्थ अर्थात पृथ्वी। उसके बाद है मार्स अर्थात मंगल। उसके बाद जो ग्रह है आपका वो जुपिटर होता है, जुपिटर कहते हैं हम बृहस्पति को, बृहस्पति को कहते हैं। उसके बाद सैटर्न होता है, ये हम कहते हैं शनि को। उसके बाद यूरेनस होता है, यूरेनस हम कहते हैं अरुण को। उसके बाद नेपच्यून होता है, ये हम कहते हैं वरुण को। तो ग्रहों के नाम मैंने आपको बताया, ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार भी होते हैं। तो अगर हम कहें सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है तो वो बुध है। कौन सा है? बुध। उसके बाद हम कहेंगे कि सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये ग्रह का क्रम भी है, सूर्य के सबसे पास बुध, सूर्य के दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें नंबर पर शनि, पांचवें नंबर पर आपका बृहस्पति होगा, ठीक है, फिर शनि होगा, फिर अरुण होगा, फिर वरुण होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। याद करने का तरीका मैं फिर बता देता हूं, EVM, इसे याद रखेंगे, माइकल जैक्सन और SUN। ये आपके 8 ग्रह हैं। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपको यहां पर है कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। पहले 9 हुआ करते थे, 9वां जो ग्रह था वो प्लूटो हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में उसको बोने ग्रहों में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज और है यहाँ पे कि पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। यह प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है, यह प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, यह प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं है। यहां पर याद रखना, ठीक है, ये प्रकाशमान आएगा, ये प्रकाशमान आएगा। यह प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं है, और यह प्रकाशमान भी है और चमकते हैं, और चमकते हैं। तो ग्रह के बारे में याद रखेंगे, ग्रह का प्रकाश नहीं होता, ये अप्रकाशमान होते हैं, ये अप्रकाशमान होते हैं, इनका प्रकाश नहीं होता, किंतु फिर भी क्या करते हैं? ये दूर से चमकते हैं। दूर से क्या होते हैं? चमकते हैं। जैसे शुक्र है, शुक्र एक चमकीला ग्रह है। कैसा ग्रह है? चमकीला। ठीक है, तो याद रखेंगे, ग्रह आपके अप्रकाशमान होते हैं, वे भी क्या होते हैं? चमकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? तो आपको पता होगा, सबसे पहले ब्रह्मांड का जो केंद्र माना जाता था वो पृथ्वी को माना जाता था, लेकिन विचारधाराएं बदली। विचारधाराएं बदलने के बाद सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र मानने लगे, सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र मानने लगे। लेकिन जब पता चला कि सूर्य भी हमारी मंदाकिनी के चारों ओर लगातार घूम रहा है, उसके बाद यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। लेकिन आपका जो प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। तो ऐसा सबसे पहले बताया था कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने यह बात स्पष्ट की थी कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी क्या कर रही है? उसकी लगातार परिक्रमा कर रही है, अर्थात सूर्य के चारों ओर घूम रही है।
तो पॉइंट है, जैसे आप याद रखेंगे, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग आप याद रखना 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है, और 46 सेकंड का समय लेती है। यानी हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में, एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है, याद रखना। अगला प्रश्न है, किसने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? वही प्रश्न है, परिभाषा बदली हुई है। तो किसने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो ये वाली बात किसने कही थी? कॉपरनिकस ने कही थी, कॉपरनिकस ने कही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं? इसके लिए मैंने आपको आसान ट्रिक बताई है, आप याद रखेंगे यहां पर कि EVM, माइकल जैक्सन और SUN। प्रश्न आपका, सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं? तो सूर्य से दूरी के अनुसार मैंने आपको ग्रह बताए थे, ठीक है। बात किसकी कर रहा है? वो सूर्य की। तो सूर्य आपका ये रहा और पृथ्वी आपका कहां पर है? यहां पर है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार मैंने आपको बताया है ग्रह। तो बीच में कौन कौन सा आएगा? मरकरी का मतलब होता है आपका बुध ग्रह, कौन सा है? बुध। और बीच से मतलब है वीनस अर्थात शुक्र ग्रह, कौन सा है? शुक्र। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ग्रह होते हैं वो आपका तीसरा ऑप्शन होगा, बुध और शुक्र। बहुत ही आसान है, याद रखना, EVM, माइकल जैक्सन, सन, ठीक है। सूर्य और सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ये ग्रह है। तो आप याद रखेंगे बुध और शुक्र सूर्य और पृथ्वी के मध्य के ग्रह होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी कौन से ग्रहों के बीच है? पृथ्वी कौन से ग्रहों के बीच है? ये आपको बताया भी गया है, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है। EVM, माइकल जैक्सन और SUN। तो आप याद रखेंगे पृथ्वी कौन से ग्रहों के मध्य है? तो ऑप्शन दे रखा आपका शुक्र और मंगल के मध्य, ठीक है। आप कहोगे शुक्र और मंगल के मध्य, ठीक है। तो आपने कहा कि ये सही है, मंगल और बृहस्पति के मध्य। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पृथ्वी नहीं है, शुक्र और बृहस्पति के मध्य। तो शुक्र और बृहस्पति के बिल्कुल मध्य में नहीं है। यहां पर दो ग्रह आपके आते हैं, एक तो शुक्र पृथ्वी है और एक कौन सा है? मंगल है, ठीक है। बुध और शुक्र के मध्य, बुध और शुक्र के मध्य। चौथा भी गलत। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? पहला सही हो जाता है। इनके नाम मैंने आपको अभी ऊपर बताए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है? याद रखना, फिर से बता देता हूं, ये सारे के सारे प्रश्न UPPCS में पूछे गए प्रश्न हैं और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, EVM, माइकल जैक्सन और SUN। तो याद रखेंगे ये आपका क्या है? सूर्य है। एक सेकेंड, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है, सबसे पहले जो ग्रह पड़ता है वो बुध है। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हो जाता है कौन सा? बुध हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बुध हो जाता है, याद रखना इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है। तो मैंने कहा ग्रहों की संख्या 8 होती है, बुध, शुक्र, शनि, ये सभी क्या है? आपके ग्रह में शामिल है। तो सौरमंडल में का भाग कौन सा नहीं है? फ्लोरिडा नहीं है। मैंने 8 ग्रहों के नाम आप सभी को बताए हैं,
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो 8 ग्रहों के नाम याद रखेंगे, फ्लोरिडा इसमें शामिल नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा इनमें से किससे उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है या किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? तो पहला है आयन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन द्वारा, तीसरा है नाभिकीय विखंडन द्वारा और चौथा है ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण कहलाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर कहोगे छोटे एक बड़े नाभिक का छोटे छोटे खंडों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, लेकिन छोटे छोटे नाभिक का एक बड़े नाभिक में मिलना वो क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। और इस विधि के द्वारा सूर्य की ऊर्जा जो है वो लगातार उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ कौन से हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ कौन से हैं? तो आपको पता है सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है और सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 71% के लगभग है और हीलियम की 26.5। याद रखना ये आपकी मात्रा बढ़ती और घटती भी रहती है। देखिए अगर अनुपात पूछता है हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कितना है तो याद रखेंगे कि आप हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 75 कह सकते हैं और हीलियम की 25। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो आपका 3:1 में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता सूर्य के अंदर है। सूर्य के बाहरी सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के क्या है लगभग है, और जबकि केंद्र का तापमान 1.5 गुना 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस के लगभग है, जो इसकी कोर का तापमान होता है। कोर का आंतरिक बिंदु का तापमान होता है जो सबसे ज्यादा तापमान होता है। तो इसने कहा सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ है, तो सूर्य एक गैसीय गोला है, गैसीय गोला है, एक ग्रह नहीं है बल्कि एक तारा है। तो ठोस और गैस, तो ठोस इसके केंद्र में नहीं होगा, तरल पदार्थ नहीं होगा, केवल गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो केवल नहीं कहेंगे, उसके साथ में प्लाज्मा भी उपस्थित होता है। प्लाज्मा और गैस, प्लाज्मा क्या है तो गैस की आयनीकृत अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। जो जितनी भी प्रकाशमान चीजें होती हैं वो सभी प्लाज्मा के कारण चमकती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं गैस की आयनीकृत अवस्था, गैस की आयनीकृत अवस्था, आयनीकृत अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। अवस्था प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो सूर्य के चमकने का कारण भी प्लाज्मा होता है। तो गैस की अवस्था और प्लाज्मा सूर्य के केंद्र में उपस्थित होते हैं। याद रखना सूर्य ब्रह्मांड में आकाश गंगा के चारों ओर यानी हमारी मंदाकिनी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। सूर्य स्थिर नहीं है और सूर्य के प्रकाश देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष बताया गया है। 10⁻11 वर्ष बताया गया है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन आपके सामने है। चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा के दिन, किसी भी दिन और पूर्णिमा को, किसी भी दिन और पूर्णिमा को। तो याद रखेंगे सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, अमावस्या को होता है, अमावस्या को होता है। जबकि चंद्र ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को होता है, पूर्णिमा को होता है। अमावस्या पूर्णिमा का जो दिन होता है इसे आप प्रतिपदा कहोगे। क्या कहोगे? प्रतिपदा। अगर अमावस्या ऑप्शन में नहीं है तो हम सीधा कहेंगे सूर्य ग्रहण प्रतिपदा के दिन होता है, प्रतिपदा के दिन होता है। एक बात और याद रखेंगे, एक साल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को मिलाकर लगभग 7 बार ग्रहण पड़ते हैं, लगभग
7 बार ग्रहण पढ़ते हैं। मिनिमम आपका 5 बार और अधिकतम आपका 8 बार तक ग्रहण पढ़ सकते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण का 2 बार होना अनिवार्य होता है। याद रखना, 2 बार ग्रहण पढ़ना साल में अनिवार्य होता है। अधिकतम कितनी बार हो सकते हैं? तो अधिकतम याद रखेंगे कि अधिकतम 7 बार ग्रहण पढ़ सकता है एक साल में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों को मिलाकर। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? मैंने अभी आपको बताया था, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। तो हम सीधा कह सकते हैं, ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा होगा? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के निकट, सूर्य से निकटतम दूरी कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे पास कब होता है? ऑप्शन आपके सामने है, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, 21 सितंबर को। ठीक है, तो याद रखना, मैं आपको यहां पे क्लिक लिखवा देता हूं। एक 3 जनवरी को मिलन हुआ, 3 जनवरी को मिलन हुआ, मिलन हुआ और 4 जुलाई को बिछड़ गए। 4 जुलाई को बिछड़ गए, को बिछड़ गए। इसका मतलब है, मिलन का मतलब है सूर्य पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास होगी, सूर्य पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास होगी। मतलब जब सूर्य पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास होगा, के सबसे ज्यादा पास होगा, सबसे ज्यादा पास होगा, उसे कहते हैं, उस घटना को हम कहेंगे उपसौरिक। क्या कहेंगे? उपसौरिक कहते हैं। और जब सबसे ज्यादा दूर होता है उस घटना को हम अपसौरिक कहते हैं, अपसौरिक कहते हैं। तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी सबसे ज्यादा पास होते हैं, ठीक है, ऐसी घटना को हम उपसौरिक कहते हैं। और इनके बीच की दूरी लगभग 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर के लगभग होती है। और जब सबसे ज्यादा दूर होगा तो 15.21 करोड़ 21 लाख किलोमीटर के लगभग होती है। ठीक है, तो याद रखना, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास होती है ऐसी घटना 3 जनवरी को घटती है, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा दूर होती है तो ऐसी घटना 4 जुलाई को घटती है, जिस घटना को हम अपसौरिक कहते हैं। और इनके बीच की दूरी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होती है, और जब सबसे ज्यादा पास होगी तो 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर के लगभग होती है। ठीक है, तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी में कब होता है? ठीक है, तो याद रखेंगे 3 जनवरी को होगा, 3 जनवरी को होगा। तो आज के लिए आपके जो प्रश्न थे, मैं बहुत ही कम प्रश्न लेकर आया था, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं सभी। इसके लिए दूसरी बात, मैंने फिर से इन प्रश्नों को कराया, ठीक है, तो थ्योरी के साथ डिटेल से आपको प्रश्न मिलेंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा, ये आपकी पहली क्लास थी, अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और डेली आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्नों की वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, जो केवल किसके होंगे? ज्योग्राफी के होंगे, सभी एग्जाम के लिए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।